कार्टून्स उर्फ एनिमेशन इंडस्ट्री ने 2014 में 4,400 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि इनके ही पिछले साल वाले रेवेन्यू से 13% ज़्यादा था। जबकि वहीं हम जापानीज एनिमे की बात करें तो इसका क्रेज दुनिया भर में इतना बढ़ गया था कि इसने पिछले साल 140 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। तो अगर देखा जाए तो ये दोनों एक ही काम कर रहे हैं, दुनिया को कार्टून दिखाने। कहाँ पर इनकी कमाई में इतना अंतर कैसे है? इतना ही नहीं, ये दोनों कार्टून हो या एनिमे, दोनों ने OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स में भी छलांग मार ली है। दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तभी तो एक तरफ फेमस एनिमे नारुतो शिकाटोन इंडिया के टॉप 10 शोज में शामिल था, वहीं रिलीज के कुछ ही दिनों में छोटा भीम ने नेटफ्लिक्स पे 27+ मिलियन व्यूअर्स ने देखा था। ऐसे ही इस कंपटीशन में कौन है वो जिसे देखने को हो जाता है हर कोई मजबूर, और कौन है जो कम इंटरेस्टिंग होने की वजह से हो जाता है हमारी नजरों से दूर? आइए जानते हैं। सबसे पहले हम इंडियन कार्टून की बात करेंगे, जो आज इंडियंस को एक आंख भी नहीं पाते। लेकिन उन्हीं इंडियंस को यह जानकर हैरानी होगी कि यहाँ एनिमे की शुरुआत 1934 में ओरा मूनलाइट एंड द बी ब्रदर्स से ऑफिशियली हो गई थी। हालांकि ये सिर्फ 3 से 4 मिनट की फिल्मी क्लिप थी, इसे गिने चुने लोगों ने ही देखा था। इसी संख्या को ढेर बनाने के लिए इस रेस में एंट्री मारी डिज्नी के क्लियर्स वीक ने, जिन्होंने अपना इंडिया में न सिर्फ पहला स्टूडियो एस्टेब्लिश किया बल्कि इंडियंस को इसकी ट्रेनिंग भी दी। जैसे जैसे इंडियन एनिमेशन में इन्वॉल्व होने लगे वैसे वैसे इंडिया में ट्रेंड करने लगा। लेकिन एनिमेशन से पहले की दुनिया इंडियंस के लिए काफ़ी अलग थी। लोग यहाँ कार्टून तो देखते थे, लेकिन स्क्रीन पर नहीं बल्कि कॉमिक्स बुक्स, न्यूज़पेपर या मैगजीन्स। ये कार्टून का वो एवरग्रीन फेज था जो आज भी फॉलो होता है। इसलिए आज भी जोक्स या चुटकुले के साथ साथ न्यूज़पेपर या मैगजीन में कैट कार्टून भी नजर आते हैं। जबकि वहीं जापान की बात करें तो पूरी दुनिया जानती है कि वो खुद को बाकी दुनिया से 4 कदम आगे रखने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। वो इसी बिलीफ को साबित करने के लिए जापान ने अपने यहाँ एनिमे की शुरुआत 1970 में ही कर दी थी। लेकिन आगे बढ़ने के स्टेज में जापान को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था। जो इस वक्त जापान ने एनिमेशन में कदम रखा था वह साइलेंट दौर था। वह लोग अपने अपने बनाए कटआउट्स के जरिए ही अपना एनिमेशन दिखा पाते थे, जो बनाना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली। और इसी महंगाई की मार के चलते डिज्नी के कार्टून्स की बदौलत एंड वेस्ट एंड के तगड़े एनिमेशन से मेहरबानी से जापान के एनिमेशन को मिट्टी में मिला दिया था। लेकिन जापान ने हार नहीं मानी और कई सालों की मेहनत के बाद उसने 1950 में जापान के अलग अलग हिस्सों में अपना एनिमेशन स्टूडियो स्टैब्लिश करना शुरू किया। इतना ही नहीं, फेमस जापानीज डायरेक्टर हिरोशी ताकाहाशी ने 1948 में जापानीज एनिमेशन फिल्म को खरीदकर उसका नाम टोई टोगा रखा, वो भी किसी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बल्कि ईस्ट का डिज्नी बनने के मकसद से। हम कह सकते हैं कि ये उनके ही भरोसे का फल है जिससे कि आज जापानीज एनिमेशन एक अलग ही वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड बना रहा है। पर सवाल यह आता है कि अगर ये दोनों ही देश एनिमेशन बना रहे हैं तो इन दोनों का अलग अलग नामों से क्यों जाना जाता है? अगर ये टेक्निकल में देखा जाए तो जापान का एनिमे और इंडिया का कार्टून दोनों का ओरिएंटेशन एनिमे वो सभी फॉर्मेट में आता है, टीवी सीरीज से लेकर एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म एंड फीचर